नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि की 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने पहला नियम पढ़ा था और उसके 2 सब नियम पढ़े थे, और उसके बाद दूसरी क्लास में हमने पहले नियम के तीसरे सब नियम को और दूसरा नियम और उसके सब नियम, तीसरा नियम हमने पढ़ा था। तीसरे नियम में हमने आपको क्रिया धातु से बने हुए शब्द से परिवर्तन के बारे में बताया था। दूसरे नियम में हमने ये बताया था कि यदि तीसरे के सामने कोई भी अघोष आ जाए तो तीसरा अपने के पहले में परिवर्तित हो जाता है, और उसमें स के लोप का नियम बताया था। और री यानी कि री के सामने अगर द है, द के सामने म है तो द ड़ में बदल जाता है, यह हमने बताया था। नियम पहले में हमने आपको बताया था यदि पहले के सामने सघोष हो तो पहला अपने के तीसरे में बदल जाता है। यदि पहले के सामने पंचमाक्षर हो तो पहला अपने के पांचवें में बदल जाता है। यदि पहले के सामने ह हो तो पहला अपने के तीसरे में, और ह जो है पहले के चौथे में बदल जाता है। इन नियमों की विस्तृत चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। साथियों, व्यंजन संधि से संबंधित अभी हमारे पास 5-7 नियम और पढ़ने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले जो नियम बताए गए हैं उनके प्रैक्टिस हमने क्लास में कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको करवा दिया था, परंतु और भी ज्यादा प्रश्नों को जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम आगे वाली जो आने वाली क्लासेज होंगी उन क्लासों में जो हम प्रश्नोत्तर सीरीज हमारी चलती है उसके माध्यम से हम कंप्लीट करवाएंगे। साथियों, अब हम आज चौथे नियम को पढ़ना शुरू करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। हमने आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि स्वर संधि है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, और उसकी विस्तृत चर्चा हमने 5 वीडियो के माध्यम से और उससे संबंधित 30-35 उदाहरणों से किया था। अभी हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते, नियम हैं, उन नियमों को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने 3 नियम बताया था, आज नियम नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे नियम नंबर 4। इसमें 3 सब नियम हैं। नियम नंबर 4, व्यंजन के द्वित्व या युग्म से संबंधित नियम से संबंधी नियम। देखिए, व्यंजन के द्वित्व युग्म यानी द्वित्व या युग्म से संबंधित नियम क्या है। यदि नियम को आप नोट कर लेंगे, यदि त या द के बाद, त या द के बाद, इस तरह होगा, त या द के बाद यदि च आ जाए या ज आ जाए या ट आ जाए या ड आ जाए या द आ जाए या न आ जाए या ल आ जाए, त या द के बाद चाहे च आए, ज आए, ट आए, ड आए, द आए, न आए, ल आए, इसमें से कोई भी व्यंजन आए तो इसका युग्मीकरण हो जाता है। यदि त के बाद च आए, त या द के सामने च आए तो इसका युग्मीकरण होने के बाद जो बनेगा वो च बनेगा। उसी तरह इसको आप इस तरह लिखिए, यदि त के बाद ज आए या द के बाद ज आए तो इसका युग्मीकरण होगा या द्वित्व होगा तो ये हो जाएगा ज। इसी तरह यदि त या द के बाद ट आए तो इसका भी युग्मीकरण होगा तो ये हो जाएगा ट। इसी तरह या त या द के बाद ड आए तो इसका भी युग्मीकरण होगा और ये बनेगा ड। इसी तरह त या द के बाद द आए
तो इसका भी युग्मीकरण होगा और ये बनेगा द। इसी तरह यदि न आता है त या द के बाद या उसके सामने, तो उसका युग्मीकरण होगा और बनेगा न, आधा न और पूरा न। उसी तरह त या द के बाद ल आया तो इसका युग्मीकरण होगा और बनेगा। ये इसके युग्मीकरण हुए और ये इससे संबंधित नियम हुए। यानी कि यदि त द के बाद च आए तो आधा च और च पूरा होगा, यानी कि त द आधा च में बदल जाएंगे। उसी तरह यदि त द के बाद ज आता है तो त द ज में बदलेंगे, जो उसके सामने है त द के उसमें वह परिवर्तित हो जाते हैं। अब इनसे संबंधित हम उदाहरणों को देख लेते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों को हम प्रैक्टिस सेशन में हल करवा देंगे। तो आप एक एक उदाहरण समझिए। उदाहरण नंबर, यदि देखिए लिखा हो उत्चारण, यदि ये लिखा हो उत्धन चारण, ये विच्छेद शब्द हैं। अब कैसे इसका द्वितीयकरण होगा? हमने नियम बताया त या द के बाद च आ जाए, तो त आया, त के बाद च आया, तो इनका द्वित्व होगा। त आया और त के बाद क्या आया? च आया। यहाँ देखिए ये त और ये आया च, इस नियम को फॉलो कर रहा है और उसके स्थान पे ये होगा, तो ये हो जाएगा उ और त, या इसको हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं यदि आप समझना चाहते हैं तो। त च आ र और हमने क्या किया, च से व्यंजन यानी कि व्यंजन से जो है स्वर को हटा दिया, यानी कि स्वर रहित कर दिया। अब जब स्वर रहित कर दिया तो ये हुआ। अब देखिए इस नियम के अनुसार त के बाद क्या आ गया? च आ गया। त के बाद च आया तो द्वितीयकरण होगा, तो ये द्वितीयकरण बन के बनेंगे इस, ये हो जाएगा। उसके बाद उ इधर है, उसके बाद आ, यहाँ आ और र और ड़, ये हुआ। अब ये इसके साथ मेल करेगा और इनका संयोग कर देंगे उ। अब ये इसके साथ मेल करेगा तो आ की मात्रा आएगी और रण। अब इन सबका मेल होगा, संयोग होगा तो बनेगा उच्चारण। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से विच्छेदित शब्द से हमने एक शब्द का निर्माण किया, वो हुआ उच्चारण। ये द्वितीयकरण का नियम है, इसके तहत ये उच्चारण शब्द बना है। अब हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं। अब अगला उदाहरण देखेंगे, यदि त या द के बाद ज आए तो। अब इस नियम के तहत हम देखते हैं उदाहरण, जैसे लिखा हो यदि उत ज्वल, अगर ये लिखा हो। अब देखिए उत त के बाद ज आ गया, क्या आया? ज आ गया, तो ये क्या बने होगा? उत, ये अपने किसका द्वितीयकरण हो जाएगा, तो ये बनेगा, इसको एक बार समझ लीजिए किस तरह से। अब ये खुद स्वर रहित है, स्वर रहित है तो ये उसी तरह होगा। अब ये त और द आ गया, त के बाद ज आया तो इसका द्वितीयकरण होगा, तो ये हो जाएगा ज, ये होगा उ व और ल। अब सबका संयोग कर देते हैं तो ये बनेगा उ। यहाँ देखिए आधा ज है तो ये स्वर रहित है तो वह जो है इसके साथ आ जाएगा, ये हुआ उज्ज्वल। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यह शब्द है कि उज्ज्वल में निम्न में से कौन सही शब्द है। उज्ज्वल का ये पूछा जाएगा और आप बताएंगे उज्ज्वल, 2 बार आधा ज आएगा तो वो उज्ज्वल होगा। अब हम अगले नियम को देखते हैं, यदि त या द के बाद ट आ जाए, ट आ जाए तो इसका उदाहरण होगा, अगर लिखा हो मत धन टीका, यदि ये लिखा हो तो इसका
जो शब्द निर्माण होगा यानी संधि के बाद इसका जो संधि शब्द होगा इस विच्छेद का वो होगा, देखिए ये त है और ये ट है, तो यहाँ पे ये नियम फॉलो करेंगे और ये हो जाएगा मट्टिका, ये हो जाएगा मट्टिका। इसी तरह अब हम अगले शब्द को देख लेते हैं, अगले नियम को। यदि त या द के बाद ड आ जाए, यदि त या ड के बाद ड आ जाए तो क्या होगा, जैसे यदि लिखा हो उत धन डयन, अब ये इसके साथ ड आया, इसके सामने ड आया, अब इसके सामने जब ड आया तो यहां भी इसका द्वितीयकरण होगा, तो ये शब्द बनेगा उड्डयन, ये शब्द बना उड्डयन। अब अगला नियम, यदि त या द के बाद द आ जाए तो क्या होगा, त या द के बाद इसका द्वितीयकरण हो जाएगा, तो इससे संबंधित देख लेते हैं, उत धन देश, उत धन देश। अब इसका द्वितीयकरण होगा क्योंकि द आ गया, त के बाद द आ गया, तो इससे संबंधित शब्द बनेगा उद्देश्य, उद्देश्य। ये इससे संबंधित नियम था, ये इससे और ये इससे संबंधित नियम था। अब हम न से संबंधित नियम को देख लेते हैं। यदि त या द के बाद न आए तो, यदि त या द के बाद न आए तो उससे संबंधित शब्द देखते हैं। यदि लिखा हो उत धन नायक, अब देखिए त के बाद न आया तो ये बनेगा उन्नायक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि लिखा हो, अगला नियम, यदि लिखा हो त या द के बाद यदि ल आ जाए तो ये हो जाएगा, यदि लिखा हो उत धन लाश, अब देखिए त के बाद ल आया, इसका द्वितीयकरण होगा तो बनेगा उल्लास, क्या बनेगा, उल्लास। हमने व्यंजन के द्वितीयकरण से संबंधित नियम को पढ़ा। त या द के बाद च आए, ज आए, ट आए, ड आए, द आए, न आए, न ल आए, कोई भी आए तो त और द उसके सामने यदि ये वर्ण आते हैं तो उसी वर्ण में वह बदल जाएंगे। तो ये व्यंजन के द्वितीयकरण से संबंधित नियम हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट बना लेंगे, परीक्षा में आप आसानी से अब विद इन सेकेंड प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए अगले नियम को पढ़ते हैं। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 में लिखेंगे चच्छीकरण का नियम। अब ये चच्छीकरण का नियम क्या होता है, इसके 3 सब नियम हैं, उन्हें हम देख लेते हैं और उनसे संबंधित उदाहरणों को भी हम यही देख लेंगे। इस तरह आप बना लेंगे। साथियों, यदि पहला नियम है, यदि स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद क्या आ जाए, छ आ जाए, यदि स्वर के बाद क्या आए, छ आए, तो च का आगमन होता है, च का आगमन क्या होगा, यदि स्वर के बाद छ आए तो उनके बीच में च का आगमन होगा। अब इससे संबंधित उदाहरण देखिए कि किस तरह च का आगमन होगा। देखिए यदि लिखा हो स्वर
स्वर के आगे हमने बताया कि यदि छ आए तो च का आगमन होगा। यदि देखिए लिखा हो अनु धन छेद, हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्वर है, इसको हम इसका और भी छेद का अ हो गया। हमने आपको बताया न। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ। एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्वर में छोटी ही या ऊ ही आएगा, यही दोनों स्वर आएंगे मैक्सिमम। अब देखिए छोटा ऊ है, हमने इसको स्वर रहित किया न को, तो ऊ। अब यहाँ आ गया छे, इसको भी यदि हम स्वर रहित कर लें तो ये होगा और ये हो गया द। अब देखिए स्वर के सामने हमने कहा कि यदि छ आ जाए तो उनके बीच में च का आगमन होगा, च का, है ना। अब देखिए क्या होगा, अ न, यहां न, इसी तरह ये ऊ हो गया। अब इनके बीच में च का आगमन होगा। अब इन सबको हम इन सबका मेल कर लेते हैं या संयोग। अब देखिए ये अ है, अब ये ऊ इसके न के साथ आएगा तो ये हो जाएगा नू। अब ये स्वर रहित है तो च, इसी तरह। अब छ ए के साथ आएगा तो छे और द, तो ये शब्द बना अनुच्छेद। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह ये किया गया। अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। ये पहला था यदि, दूसरा नियम यदि त के बाद, क्या हमने बोला, त के बाद छ आ जाए तो जो त है वो च में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो त जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए यदि लिखा हो, यदि लिखा हो, इसका उदाहरण लिखिए। यदि लिखा हो उत धन छिन्न, यदि लिखा हो उत धन छिन्न, उत धन छिन्न, हमने कहा त के बाद छ आ गया तो त जो है वो किसमें बदल जाएगा, च में बदलेगा। तो ये देखिए यहां हो गया उ और त खुद स्वर रहित है, छ को हमने स्वर रहित किया, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और ये लिखा है छिन्न। ठीक। अब देखिए त के बाद छ आया तो यहाँ पे च, त किसमें बदलेगा, च में, तो ये हो जाएगा उ और इसको हमने बदल दिया च में और ये हुआ छ और ई और न, छिन्न। अब ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ मेल करेगा तो ये हो जाए उ और ये च आधा, छ इसके साथ, छी न, उच्छिन्न। तो इससे बना शब्द उच्छिन्न। अब इसी तरह एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। यदि लिखा हो उत धन, उत धन श्वास। अब देखिए त के बाद आया छ, यहां देखिए त के बाद छ आया तो ये बनेगा उच्छ्वास, उच्छ्वास। इसी तरह आप इसको विच्छेदित करके इसको कर लेंगे। तो ये दो नियम हुए। और अगला नियम यदि, अगला नियम में यदि त के बाद, त के बाद स आ जाए तो जो त है वो च में बदलेगा और जो स है वह छ में बदलेगा। वह किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। त के सामने यदि बड़ा स आए तो त च में और स छ में बदलेगा। इसे हम मिटा देते हैं और इससे संबंधित उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए यदि लिखा हो उत, इसका उदाहरण है ये, यदि लिखा हो उत धन श्वास,
उद्धन श्वास। अब देखिए ये स है, इसको हम विच्छेदित करते हैं और उ, त खुद स्वर रहित है, स आधा है, ये स्वर रहित है स, और ये हो गया वा और ये हो गया स, हो गया। अब देखिए त के बाद स आया तो त बदल जाएगा च में और स बदल जाएगा छ में, उसके बाद आएगा यहां लिखा है वा और स और ये हो गया उ। अब इन सब का मेल कर देंगे तो हो जाएगा उ श्वास, ये हो गया उच्छ्वास, ये हो गया उच्छ्वास। अब अगला उदाहरण इसका देख लेते हैं। यदि लिखा हो उत धन श्रृंखल, यदि ये विच्छेदित शब्द दिया हो, इसी का ये उदाहरण है। यदि लिखा उत धन श्रृंखल, अब देखिए ये जो स्र है ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण में ये स से बना हुआ है, स और र से बना हुआ है, उसके बाद री की मात्र इस री इसमें स्वर लगा हुआ है, तो इसको होगा ये उ त, उसके बाद आ गया स, उसके बाद र री और ख ल, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए त के सामने स आया तो ये हो जाएगा उ च और ये हो जाएगा छ, और यहाँ र है, ये री श्रृंग ख और ल, तो ये हो गया उत्श्रृंखल, ये रह नहीं, तो ये हो गया उत्श्रृंखल, ये उत्श्रृंखल हो गया। ठीक, तो ये चच्छीकरण से संबंधित नियम है। यदि स्वर के बाद छ आए, स्वर में छोटी या उ आए तो च में बदल जाएगा, तो जो छ है वो च में बदल जाएगा। यदि त या छ के बाद त के बाद छ आए तो उनकी त च में बदल जाता है, या त के बाद स आए तो त जो है च में और स छ में बदल जाता है। ये हुआ चच्छीकरण का नियम। अब हम छठवें नियम को देख लेते हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हिंदी की जो भी मूल नियम हैं, उन हिंदी के जो मूल नियम हैं उनसे अवगत कराऊं और उसकी जो समझ है आपको विकसित हो जाए, वो समझ आपके अंदर विकसित हो जाए, जिससे आप परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएं। अब हम अगले नियम को पढ़ते हैं, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में है दंत से मूर्धन्य में परिवर्तन का नियम, में परिवर्तन का नियम। दंत से मूर्धन्य में परिवर्तन का नियम। चलिए देखते हैं कि दंत से मूर्धन्य में यहाँ क्या है। यहाँ हम लिख लेते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य आपको पता है मूर्धन्य में कौन से आते हैं, ट वर्ग। उसी तरह दंत, दंत में क्या आते हैं, त वर्ग। मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत में त वर्ग। ट वर्ग लिख लेते हैं, ट ठ ड ढ ड़ और मूर्धन्य में षटकोणवा स। दंत में त थ द ध न और छोटा स। अब देखिए हमने आपको बताया कि दंत से मूर्धन्य में परिवर्तन का नियम।
जब यह नियम लागू होगा तो जो दंत वर्ण हैं वो मूर्धा में बदलेंगे और अपने सामने के मूर्धा शब्दों में ही, वर्णों में ही, यानी व्यंजनों में ही इनका परिवर्तन होगा। यानी अगर त आएगा तो ट में, थ आएगा तो ठ में, द आएगा तो ड में, ध आएगा तो ढ में, न आएगा तो ड में, और छोटा स आएगा तो षटकोणवा स में परिवर्तन का नियम। पहला नियम कहता है कि यदि स्वर के सामने, अब ये स्वर कौन कौन से होंगे, इसमें मुख्यतः दो ही स्वर हैं, एक है छोटा ई, एक है छोटा ऊ। के सामने यदि स आ जाए, दंत में दंत का स आ जाए तो ये जो स है ये स षटकोणवा स में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका पहला नियम है, ये दंत का पहला नियम है। अब इससे संबंधित हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, नियम से संबंधित यदि उदाहरण हम तुरंत देख लेते हैं तो क्या होता है, वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। अब देखिए इनसे उदाहरण, यदि लिखा हो, यदि विच्छेदी शब्द दिया हो वि धन सम, यदि ऐसा दिया हो वि धन सम लिखा हो, तो देखिए ये क्या है, स्वर शब्द है, इसको हम स्वर रहित कर लेते हैं। वह इसमें छोटी ई की मात्रा है तो ये स्वर रहित हो गया। उसके बाद स और म, सम। अब देखिए हमने कहा कि यदि स्वर के बाद छोटा स आ जाए तो ये आ गया, तो इसका क्या होगा, जो स है ये षटकोणवा स में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए वह वी के साथ हमने इसका मेल किया, ये इधर आ गया तो वी हो गया और ये षटकोणवा स में बदल गया, तो ये हो गया स और ये म, तो ये बन गया विषम। इसी तरह यदि लिखा हो सु सुप्त, यदि ऐसा लिखा हो सुधन सुप्त। अब देखिए यहां क्या है कि स्वर के साथ स आ गया, इसको हम स्वर रहित कर लें, ये स और ये छोटा ऊ। उसी तरह यदि स उसके साथ छोटा ऊ और त। अब देखिए इस नियम के अनुसार ऊ के स्वर के सामने आया छोटा स, तो ये षटकोणवा स में परिवर्तित होगा। इस तरह ये ऊ और ये हुआ प और त, और यहां देखिए ये स इसके साथ में ये हो गया, तो ये बनेगा, अब ये इसके साथ आएगा तो ये बनेगा सु और षटकोणवा स इसके साथ जाएगा स और ये हो गया त, तो ये बन गया सुसुप्त। तो इससे संबंधित दो उदाहरण हमने आपको बताया। अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। यदि स्वर के सामने अस्थ आ जाए या अस न आ जाए, तो जो अस्थ है ये स, ये बदल जाएगा षटकोणवा स में, ये स षटकोणवा स में और जो थ है इस नियम के अनुसार ठ में बदल जाएगा। यहां से थ जो है ठ में बदल जाए। इसी तरह यहां पे भी ये जो स है ये षटकोणवा स में बदलेगा और जो न है वो ड़ में बदल जाएगा, तो ये हो गया ड़। अब इससे संबंधित हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यदि स्वर के सामने अस्थ आए या अस न आए, तो जो स है छोटा स षटकोणवा स में, ठ में छोटा स षटकोणवा स में और न ड़ में परिवर्तित होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। यदि लिखा हो नी धन स्थूर, निधन स्थूर। अब साथियों निधन स्थूर हमने बताया स्वर, यहां स्वर है न, यहां स्वर रहित किया ई, उ और र।
ये हो गया। अब देखिए ई के सामने ये आ गया स और थ, तो ये हो जाएगा न को लिख इसके स्वर रहित स्वर सहित ही कर लेते हैं नी, और ये बदल जाएगा स और ये बदलेगा ठ, ये ऊ और र। तो इनसे जो मिल के शब्द बनेगा वो बनेगा निष्ठुर। निष्ठुर। आपको ये बात समझ में आई होगी इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार ये नियम नंबर 6 का 2 है। अब अगला नियम यदि। यदि जो है स के बाद त आ जाए। नियम नंबर 3 जो कहता है यदि स के बाद त आ जाए तो त जो है वह ट में परिवर्तित होगा। यहां पे देखिए त जो है वो ट में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम ये तीसरा है उसका, यानी कि ये स नियम है तीसरा, ये था ब, उसके पहले हमने बताया अ। अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं उदाहरण। इसका एक उदाहरण और हम आपको बता देते हैं। यदि लिखा हो नी नी, यदि लिखा हो युधि धन स्थिर। देखिए युधि धन स्थिर लिखा हो तो ये हो जाएगा इस नियम के अनुसार यू, यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा है, ये स्वर है छोटी ई की मात्रा, तो ये स्वर होगा और उसके बाद अस्थिर आया है, ये आया है, तो ये ठ में बदल जाएगा, तो ये होगा युधि, ये इसी तरह रहेगा। ये जो छोटा स है ये षटकोणवा स में बदला, ठ में बदला, इस पे छोटी ई की मात्रा, ये हो गया युधिष्ठिर। तो ये इसका उदाहरण हुआ। अब इससे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं नियम नंबर 3 से। यदि लिखा हो आकृष धन त, आकृष धन त यदि लिखा हो तो देखिए स इसी तरह त में बदल जाता है, तो ये जो त है वो क्या होगा त में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आक्री, ये स्वर रहित है तो ये स इसी तरह होगा, और ये त जो है वो ट में बदल गया, तो इन दोनों का मेल हो जाएगा, मेल से बनेगा शब्द आकृष्ट। ये शब्द बना आकृष्ट। अब इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो प्री धन, यदि लिखा हो प्री धन, सॉरी प्रीस धन त, लिखा हो प्रीस धन थ, तो ये बन जाएगा प्री। अब देखिए स के सामने थ आया, या थ होगा तो ये ठ में बदलता है, तो थ आया तो ये बदल जाएगा पृष्ठ। बात समझ में आई? ये इससे संबंधित उदाहरण हुए। अभी इससे संबंधित 2 नियम और हैं, उन नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक समस्या है यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ लाइट चली गई है और ये बोर्ड पे स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं साथियों। एक आपको ये बताया चच्छीकरण का नियम, उसके बाद मूर्धा का नियम। अब हमारा इसमें म का, यानी कि म वर्ग में परिवर्तन का नियम। म में परिवर्तन का नियम, इसमें भी 3 सब नियम हैं, देख लीजिए तुरंत। पुनः लाइट चली गई है, लेकिन अब हम इस नियम को समाप्त ही कर लेंगे।
यहाँ पे म है, म में परिवर्तन का नियम हम देख रहे हैं। यदि म के बाद वर्गीय व्यंजन हमने आपको वर्गीय व्यंजन बताए हैं। म के बाद यदि वर्गीय व्यंजन आया, वर्गीय व्यंजन में होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी वर्गीय व्यंजन है। यदि ये आते हैं, वर्गीय व्यंजन आते हैं, तो म जो है वो बदल जाएगा अनुस्वार में, या जो म है वर्गीय व्यंजन का जो भी, यानी कि वर्गीय व्यंजन का जो व्यंजन आएगा उस व्यंजन के पांचवें में बदल जाता है, या इसके पांचवें में, जो भी ये वर्गीय व्यंजन आएगा उसके पांचवें में बदल जाता है म। ये इसका नियम है। इससे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो सम धन पादन, अब देखिए प जो है वह वर्गीय व्यंजन है, तो प जब वर्गीय व्यंजन है तो हमने बताया वर्गीय व्यंजन के आने के बाद जो म है वह अनुस्वार में बदलता है, तो ये हो जाएगा स, और ये अनुस्वार में म बदल गया और ये हो गया पादन, तो ये हो गया संपादन। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो सम धन कल्प, अब देखिए ये भी वर्गीय व्यंजन है, क वर्गीय व्यंजन है और ये म है, तो ये इसके पंचमाक्षर में बदलेगा, ये हो जाएगा संकल्प, समकल्प। या इसको इस तरह भी लिखते हैं, यानी कि ये इसके पांचवें, म जो है इसके पांचवें में ड में बदल गया, ड में बदल गया, तो ये हो गया संकल्प। तो ये हुआ इसके उदाहरण, और उदाहरणों को हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अगला नियम, यदि म के बाद म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। यदि म के बाद म आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इससे उदाहरण देखिए, यदि लिखा हो सम धन मेलन, अब देखिए म के बाद म आया तो कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो जाएगा सम्मेलन। इसी तरह अगला शब्द उदाहरण देखिए, यदि लिखा हो सम धन मान, अब देखिए म के बाद म आया, कोई परिवर्तन नहीं, तो ये शब्द बनेगा सम्मान। अब अगला इसका नियम है, इसको आप लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो इसका तीसरा नियम है म में परिवर्तन का, यदि म के बाद अवर्गीय व्यंजन आ जाए, अवर्गीय व्यंजन, म के बाद अवर्गीय व्यंजन आता है तो म पंचमाक्षर में ही बदलता है, सिर्फ पंचमाक्षर में ही बदलता है। ये इसका तीसरा नियम है। सभी नियमों को आप एक बार इस तरह, ये इसका पहला नियम है म में परिवर्तन का, ये इसका दूसरा नियम है और ये इसका तीसरा नियम है। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा नियम। अब देखिए म के बाद अवर्गीय व्यंजन हमने बताया था अंतस्थ और उसमें य र ल व, छोटा स बड़ा स, षटकोणवा स, छोटा स और है, ये सभी अवर्गीय व्यंजन हैं। अब अवर्गीय व्यंजन के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हो यदि लिखा हो सम धन योग, अब योग क्या है, यह क्या है, अवर्गीय व्यंजन, तो ये जो है पंचमाक्षर में बदलेगा, तो इससे बनेगा जो शब्द वो होगा संयोग, वो बना संयोग। अगला उदाहरण देख लेते हैं। इसी तरह यदि लिखा हो सम धन शोधन, ये उसमीय व्यंजन है, शोधन, तो हो जाएगा ये स और ये पंचमाक्षर में बदला संशोधन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो ये सातवां नियम था म में परिवर्तन का नियम। अब इसका एक लास्ट नियम है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा और लास्ट हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आठवां नियम है, नियम नंबर 8, यदि री र या षटकोणवा स के बाद न आ जाए तो न का परिवर्तन ड़ में हो जाता है। न का परिवर्तन ड़ में हो जाता है। अब इसमें इसकी एक वो लिखिए, री र स के बाद न आए तो यह ड़ में परिवर्तित हो जाता है। परंतु या यदि परंतु यदि च वर्ग ट वर्ग त वर्ग स बड़ा स और छोटा स में से कोई वर्ण आए तो अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध हो जाता है। अब इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए, यदि री र स के बाद न आए तो यह ड़ में परिवर्तित होगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि यह तभी न जो है ड़ में बदलेगा जब इनके बीच में, यानी कि परंतु यदि इनके बीच में री र स और न के बीच में जब इनकी संधि हो रही हो तो उनके बीच में च वर्ग का कोई भी व्यंजन ना आए, ट वर्ग का कोई व्यंजन ना आए, त वर्ग का कोई भी व्यंजन इनके बीच में ना आए, और बड़ा स और छोटा स ये इनके बीच में यदि आते हैं तो अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो न का ड़ में परिवर्तन न होके वहां सम्मेलन होता है या संयोग होता है, तो वहां पे न ड़ में नहीं परिवर्तित होगा। परंतु यदि इनके अलावा ट यानी कि क वर्ग आ जाए, प वर्ग आ जाए और अंतस्थ आ जाए और इन दोनों उसमी को छोड़ के कोई भी आ जाए तो यह जो है यह परिवर्तित हो जाएगा न ड़ में। चलिए इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण जैसे यदि लिखा हो प्रधन नाम। अब देखिए प्रधन नाम, इसको समझिए। ये लिखा है प, उसके बाद लिखा हो र, उसके बाद आ जाए न, आ की मात्रा आ, और ये हो गया म। अब देखिए र के बाद न आया, र के बाद न आया, लेकिन इनके बीच में न च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, बड़ा स या छोटा स, ये कोई इनसे संबंधित कोई भी व्यंजन या वर्ण इनके बीच में नहीं आ रहे हैं। तो ये न जो र जो न है वो ढ़ में परिवर्तित हो जाएगा र के प्रभाव से। तो ये शब्द बनेगा प्र, यहाँ हमने लिखा प्र, उसके बाद बना न बन गया ड़ में, और उस पर आ की मात्रा लगेगी आ और म, तो ये बना प्रणाम। इसी तरह यदि अगला उदाहरण देख लेते हैं। यदि लिखा हो परिधन नाम। अब देखिए परिधन नाम, अब इसका यदि हम विच्छेद करें तो ये होगा प, ये है र, इस पे लगी है छोटी ई की मात्रा न,
न पे लिखा आ की मात्रा लगी है और ये हुआ म, ये स्वर रहित हुआ। अब देखिए न और र के बीच में ई आ गया, ई, लेकिन ई क्या है, न वो च वर्ग का है, न वो ट वर्ग का है, न त वर्ग का है, न स है, न छोटा स है। यानी कि ये वर्गीय व्यंजन ये इन वर्ग का नहीं है, ये स्वर है, तो ये इसमें अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा। तो जो र के प्रभाव से न जो है वो ड़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इससे शब्द बनेगा प हो गया, और र इसके साथ संयोग करेगा छोटी की मात्रा परी, और न बदल गया ड़ में ड़, और इस पे आ की मात्रा लगी है राम, परिणाम। तो ये इससे संबंधित उदाहरण हुए, और उदाहरणों को आप बुक से कर लेंगे, और नहीं तो हम प्रैक्टिस सेट में इसे जरूर करवाएंगे। अब इसका जो अपवाद है जो हमने बताया, यदि अवरोध होता है तो उसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। यदि लिखा हो श्री धन जन, अब देखिए ये आया श्री, इसको स, इसको स्वर रहित कर देते हैं, री इसमें स्वर है, इसको हमने हटा दिया, ज, उसके बाद न। अब देखिए ये री है और न है, इसके बीच में ये ज आया, ज किसका है, च वर्ग का है, च वर्ग का, च छ जय, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा व्यंजन है, तो री के प्रभाव से न अब जो है वो ड में नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके बीच में च वर्ग आ गया। तो इसका जो शब्द बनेगा सी, और ये री इसी तरह लिख लिया हमने श्री, और ये ज इसी तरह रहेगा ज, और न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये संयोग हुआ, इस संयोग से शब्द बना सृजन। तो साथियों आज हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो गया, और व्यंजन संधि से संबंधित हमने कई नियमों को एक ही नियम में कंपाइल कर दिया था, जोड़ दिया था, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम व्यंजन संधि को समाप्त कर चुके हैं, कल हम विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे। उसके बाद इससे संबंधित 300 प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिस तरह हम वर्णमाला में 150 प्रश्नों को, हमने 200 प्रश्नों को हल किया था, अभी 100 प्रश्न और उसके बचे हैं, उनको भी हम आपको हल करवा देंगे, जिससे आपको 300 प्रश्न वो हो जाएं, और इससे संबंधित 300 प्रश्न हो जाएं। आपको 600 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे, और कोई भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में आप आसानी से व्यंजन के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।